सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिखरपुर का बल्लू बर्गर वाला पूरे गांव में मशहूर था। बल्लू की एक बड़ी सी बर्गर शॉप थी जहां पर वो स्वादिष्ट बर्गर्स बनाकर बेचा करता। उसके बर्गर्स का स्वाद सबसे हटके और अनोखा था, जो उसे स्पेशल बनाते। माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं क्या ही कहूँ इन बर्गर्स का। इनका स्वाद इतना बढ़िया है कि मैं तो तुम्हारे बर्गर्स का दीवाना हो गया सच में। हाँ हाँ, नंबर 1 बर्गर है भाई। मुझे तो 5 बर्गर पार्सल दे दो। मेरे बच्चे इन बर्गर्स को खाकर खुश हो जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। अ, ये लीजिए, ये बर्गर्स लीजिए। बल्लू अपनी बीवी कविता के साथ रहता था। कविता घर बैठे मटके बनाती और उन्हें सजाकर वो बाजार में एक दुकान में बेचती। बल्लू का बर्गर शॉप बड़ा होता है और वहां पर 3 नौकर होते हैं। बल्लू के बर्गर के लोग इतने बड़े फैन होते हैं कि वो उसके बर्गर शॉप के बाहर टोकन लेकर लाइन लगाते हैं। बल्लू बर्गर वाले के बगल में टिंगू बर्गर वाला होता है, लेकिन अब बल्लू के बर्गर शॉप की सफलता के कारण टिंगू के बर्गर ठेले पर कुत्ता तक दम हिलाते हुए नहीं आता। पता नहीं ऐसा क्या छुपा है इस बल्लू के बर्गर में, जिसे देखो पागल हो ही जा रहा है। इस बल्लू की वजह से तो मेरे ठेले पर कोई भी नहीं आ रहा। अरे टिंगू भाई, तू अब अपना ये ठेला बंद कर ले, क्योंकि बल्लू बर्गर वाले के बर्गर के सामने तेरे बर्गर कुछ नहीं है। आहा, बल्लू के बर्गर नॉर्मल बर्गर जैसे नहीं रहते। वो काफी अनोखे और अलग अंदाज के होते हैं। उनका स्वाद बाकी बर्गर से कई गुना अलग होता है भाई। लोग जब टिंगू के सामने बल्लू की तारीफों के पुल बांधते, टिंगू को बहुत गुस्सा आता। बल्लू का एक बर्गर 30 रुपए का होता है और उसके बर्गर्स बड़े बड़े बर्गर शॉप में मिलने वाले बर्गर से भी ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार होते हैं। ये लो बेटा, तुम्हारा पार्सल। बर्गर खाओ और धूम मचाओ। थैंक यू अंकल। दिन ब दिन बल्लू की बढ़ती सफलता को देख टिंगू का खून खौलने लगता है। एक दिन जब वो अपने घर में होता है, तभी वो एक साजिश रचता है। अरे बस बहुत हुआ। अब मैं उस बिल्लू बर्गर वाले की खुफिया बर्गर रेसिपी को तो कॉपी करके ही रहूंगा और गांव में अपना बर्गर शॉप खोलूंगा और उस बल्लू से भी आगे निकल जाऊंगा। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है। क्रूर टिंगू अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए भेस बदलकर बल्लू के बर्गर शॉप में जाता है और वो वहां जाकर बल्लू के सामने रोने का नाटक करता है। अरे बिल्लू भाई साहब, बिल्लू भाई साहब, अब आप ही मुझ गरीब की मदद कर सकते हो। बिल्लू भाई साहब, मुझे काम दे दो। मेरा नाम पिंकू है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, बीवी है। मेरी पिछली नौकरी छूट गई, जिस कारण अब मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही बल्लू भाई। अरे ठीक है पिंकू, तुम रो मत। तुम हमारी बर्गर शॉप पर काम कर सकते हो। अ, तुम्हें ऑर्डर सर्व करने हैं और कभी कभी घर घर जाकर डिलीवरी भी करनी होगी। बोलो, मंजूर है? अ, अरे ठीक है भाई साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। भगवान आपका खूब भला करे, आपकी ये बर्गर शॉप बहुत तरक्की करे भाई साहब। टिंगू अब बल्लू के बर्गर शॉप में काम करने लगता है। उसका एक ही मकसद था, जैसे तैसे बल्लू की खुफिया बर्गर बनाने की रेसिपी को कॉपी करना। एक दिन जब बल्लू बर्गर बनाने के लिए शॉप के किचन रूम में होता है, तभी चलो चलो, यही है वो सुनहरा मौका। देख लेता हूँ कि कैसे बनाते हैं ये बेवकूफ महाशय इतना स्वादिष्ट बर्गर। टिंगू बल्लू को चुपके से देखने जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर दूसरा नौकर आ जाता है और वो टिंगू के हाथ में 2 बर्गर बॉक्स थमा देता है। पिंकू, ये लो, ये चिकन बर्गर और आलू टिक्की बर्गर इस पर्ची पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंचाना। सुनो, जा जल्दी जल्दी से। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है, जाता हूँ। टिंगू मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे बर्गर की रेसिपी का पता तो चलकर ही रहेगा। लेकिन मुझे ये सब जल्द से जल्द पता करना होगा। दोपहर के समय बाकी के तीनों नौकर 30 मिनट के लिए आराम करते हैं और उस वक्त बिल्लू फिर से किचन रूम में अकेले ही शाम के लिए ताजा बर्गर की तैयारियां करता है। मुझे उस वक्त ही उसकी रेसिपी को पता करना होगा।
फिर अगली दोपहर जब बाकी के नौकर 30 मिनट के लिए आराम कर रहे होते हैं, तभी टिंगू चुपके से किचन रूम के अंदर देखता है और बल्लू की बर्गर रेसिपी को याद कर लेता है। वो बर्गर बंस की तस्वीर भी खींचता है और चुपके से बल्लू का बर्गर बनाते वक्त वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन टिंगू बल्लू की बर्गर शॉप पर आता ही नहीं और वो अपना खुद का एक नया बर्गर शॉप खोल लेता है, जिसमें वो बल्लू के जैसी सेम डिट्टो रेसिपी को फॉलो करके बर्गर्स बनाता है। वो रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देख देख कर बर्गर बनाता है। और फिर इसमें बटर डालो और ये बर्गर की टिक्की तैयार। चलो, अब ऐसे ही ढेर सारे बर्गर बना लेता हूँ, क्योंकि आज है मेरी यानी टिंगू बर्गर शॉप का पहला दिन और मुझे पूरा यकीन है कि सारे ग्राहक अब चुंबक की तरह बिल्लू के नहीं बल्कि मेरी बर्गर शॉप पर चिपकेंगे, और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बिल्लू के बर्गर प्राइस से कम प्राइस वाला बर्गर बेचूंगा। जहां बल्लू 30 रुपए में एक बर्गर बेचता, वहीं अब ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए टिंगू अपने बर्गर्स को 20 रुपए में बेचने की योजना बनाता है। वो अपने बर्गर शॉप को खोलता है और भोपू में खुशी से जोर जोर से चिल्लाता है। आइए आइए आइए, टिंगू के हाथ का स्पेशल बर्गर खाइए। एक बार खाओगे तो 1000 बार खाओगे। अब हर तरह के बर्गर मिलेंगे केवल 20 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 20 रुपए में। आइए आइए आइए, बर्गर खाइए, स्वादिष्ट और मजेदार बर्गर। कम दाम देकर लोग अब टिंगू की बर्गर शॉप के पास आने लगते हैं। अरे वाह वाह, 20 रुपए में बर्गर, ये तो गजब हो गया। हम भी इस बर्गर का लुत्फ उठाएंगे। हाँ भाई हाँ, चलो चलो, बिल्लू से भी कम दाम में बर्गर मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए क्यों छोड़े हैं? आओ भाई आओ, किसके पिताजी ने रोका है? आओ आओ आओ। ग्राहक अब बल्लू का बर्गर शॉप छोड़कर टिंगू के बर्गर शॉप में जाकर बर्गर खाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसका बर्गर खाते हैं, वो सभी उन बर्गर्स को उसके मुंह पर फेंकते हैं। अरे 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 भाई, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो? अरे अरे अरे, क्या क्यों बर्गर बरसा रहे हो मुझ पर? अरे कुत्ते कमीने, तेरा मुंह काला, इतना बेस्वाद और बकवास बर्गर बनाकर बेचते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये ले, तेरे बर्गर तुझे ही मुबारक, ये ले और ले। इतना घटिया बर्गर बनाकर हम गांव वालों को बीमार करने का इरादा है क्या तेरा? ये ले। अरे अरे, रुको रुको भाई, रुको रुको भाई, आज तो इस बर्गर में नहला कर ही रहूंगा। मारो इसे, इसी के बर्गर उठाकर मारो, मारो इसे और मारो। सभी ग्राहक टिंगू को उसी के बर्गर्स उठाकर उसी के ऊपर बर्गर से वार करते हैं। टिंगू पूरी तरह बर्गर से भर चुका था। तभी वहां पर बल्लू आता है और वो टिंगू को गुस्सैल आंखों से देखता है। अरे बल्लू भाई बचा लो। क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो गया? तुमने तो भेस बदलकर पिंकू बनकर मेरी शॉप पर आकर काम किया था ना, और फिर मेरी रेसिपी भी चुपके से देख ली तुमने। अरे तो फिर ये लोग मुझे तुम्हारी रेसिपी के अनुसार बनाए हुए बर्गर से ही क्यों मार रहे हैं? क्योंकि मैंने जो रेसिपी तुम्हारे सामने बनाई थी वो तो गलत रेसिपी थी। असली रेसिपी तो आज तक किसी को पता ही नहीं है और ना ही पता चलेगी। हाँ? मुझे पता चल गया था कि तुम टिंगू ही हो जो भेष बदलकर मेरी शॉप पर आए हो। टिंगू का भांडा अब फूट चुका था। उसे इस गलती को करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गांव छोड़कर भाग जाता है। सभी गांव वाले बल्लू की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई बिल्लू भाई, नंबर 1 बर्गर आपका था, है और आपका ही रहेगा। अरे हाँ बिल्लू भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा बिल्लू भाई का बर्गर कायम रहेगा। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस तरह बल्लू बर्गर वाला बर्गर बेचकर ढेरों पैसे कमाता है और आगे जाकर वो शहरों में भी अपने बर्गर शॉप खोलता है। मालिनी और अक्षरा दोनों देवरानी जेठानी होती हैं। मालिनी के देवर रंजन ने हाल ही में अक्षरा से शादी की होती है। अक्षरा के आने के बाद मालिनी के सास ससुर सुषमा और प्रीतम लाल अक्षरा के ही गुण गाने लगते हैं, जिससे मालिनी को बहुत जलन महसूस होती है। अरे वाह वाह छुटकन बहू, क्या तो स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। सीख लो बड़की बहू कुछ अपनी नई नवेली देवरानी से। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है तुमसे छोटी होकर भी, और एक तुम हो कि आज तक नमक और चीनी में ऊंच नीच कर रही हो। हैं?
माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अक्षरा से ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, चाहिए तो आजमा लो। अरे ठीक है बड़की बहू, अगर ऐसा ही है तो कल तुम दोनों पिज्जा बनाना। देखते हैं कौन सबसे बढ़िया पिज्जा बनाता है और कौन पीछे रह जाता है, हाँ? ठीक है पापा जी। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी पिज्जा बनाती हैं, लेकिन सभी घर वालों को अक्षरा का पिज्जा पसंद आता है। वो सभी उसी की तारीफ करते हैं। बढ़िया, एकदम बढ़िया। छुटकन बहू, पिज्जा का स्वाद एकदम अलौकिक है। सच में मजा आ गया आज तो। थैंक यू पापा जी। ये ले छुटकन बहू, तेरा शगुन। शादी के बाद ससुराल में पहले हफ्ते में ही तूने हमारा दिल जीत लिया। अब क्या कहूँ माँ, मेरी चॉइस हमेशा से ही बेस्ट रही है, हैं? हाँ हाँ, समझ गई बिटुआ। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं, अक्षरा, सुषमा और प्रीतम लाल का दिल जीतते जा रही थी। और मालिनी अपने सास ससुर से दूर। मालिनी को ये सब देखकर बहुत जलन महसूस होती है। तभी वो अपने पति कौशल से अकेले में बात करती है। ओफो मालिनी, तुम भी ना खामखा गुस्से में गरम तवे की तरह तप रही हो। अरे मेरी जान, तुम्हारा पिज्जा भी अक्षरा जैसा ही बना था। ट्रस्ट मी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे। मुझे तो तुम्हारे हाथ का पिज्जा खाकर बहुत मजा आया था। झूठी तारीफ मत करो कौशल। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मालिनी। जब तुम नई नई आई थी तब भी माँ पापा तुमसे बहुत क्लोज हुए थे। ठीक वैसे ही अक्षरा के साथ भी हो रहा है। माँ पापा उससे थोड़े दिनों तक क्लोज हैं, फिर देखना वो उसे चारा तक नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कौशल। उस अक्षरा की बच्ची ने चंद दिनों में ही माँ जी और पापा जी के दिल में ना इस तरह जगह बना ली है, जिसे अब मैं चाह कर भी मिटा नहीं सकती। खैर चलिए, हमें शिवांश के स्कूल की मीटिंग के लिए देर हो रही है। वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। मालिनी और कौशल अपने 9 साल के बेटे शिवांश के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए उसके स्कूल जाते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन जब सुषमा और प्रीतम लाल एक रिश्तेदार की शादी को अटेंड करके एक टैक्सी में घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उस टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जिस कारण सुषमा, प्रीतम लाल और उस बेचारे टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। सुषमा और प्रीतम लाल की मृत्यु के बाद अब दोनों जेठानी देवरानी में अनबन शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा ना, इस घर का बंटवारा तो अब होकर ही रहेगा। मालिनी दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ भाभी, अब माँ और पापा के जाने के बाद हम लोग ही एक दूसरे के सहारे हैं। प्लीज जरा दिमाग नहीं दिल से सोचिए। कौशल भैया, भाभी को समझाइए ना। तू अपनी बीवी को समझा। हम दोनों तुम दोनों की तरह इमोशनल फूल नहीं है। प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा बांटो और इस घर का बंटवारा करो। और हाँ, ऊपर का बरसाती का कमरा जो पापा का था वो हमारा होगा। उसके पेपर्स मैंने ऑलरेडी बनवाए हैं। कौशल और मालिनी दोनों जायदाद का और घर का बंटवारा करते हैं और अब वो लोग एक ही छत के नीचे अलग अलग रहने लगते हैं। अक्षरा अपना ढाबा खोलती है जिसमें वो पिज्जा बेचने लगती है। अक्षरा को कुकिंग का पहले से भी बहुत शौक होता है और अब वो अपने शौक को काम में बदल देती है। वो ढाबे पर तरह तरह का पिज्जा बनाकर बेचती है। तो फाइनली मेरी बीवी का सपना पूरा हो रहा है। यू नो वॉट अक्षरा, आई एम प्राउड ऑफ यू। फ्रिजी बाल दिखे सैलॉन स्मूथ 72 आवर्स तक। ट्रेसमे घर पे सैलॉन। यू तो मैं इस तरह खुश देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। अब बस अच्छे से काम करो एंड ऑल द बेस्ट अपने इस नए पिज्जा ढाबे के लिए। हाँ रंजन, थैंक यू सो मच। ये सब तुम्हारे साथ के बिना पूरा नहीं हो पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा पति मिला। इसी बात पर तुम्हारे लिए ये तुम्हारा फेवरेट स्पेशल पेपरोनी पिज्जा। वाओ, इसे तो मैं 1 मिनट में सफाचट कर दूंगा। मालिनी ये सब खिड़की से देखती है और उसे बहुत जलन होती है। अच्छा जी, तो ये सब चल रहा है। देवरानी साहिबा ने पिज्जा ढाबा खोल लिया है। लेकिन इस बात की तो मुझे पक्की गारंटी है कि जब तक मेरी बुरी नजर है, तब तक इस अक्षरा की बच्ची का कुछ भी सही नहीं होगा। ये कभी सफल नहीं होगी। मालिनी को लगता है कि अक्षरा के ढाबे पर लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगले दिन वो खिड़की से ये दृश्य देखकर हैरान होती है कि अक्षरा के पिज्जा ढाबे के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई है और ग्राहक उसके पिज्जा को खाने के लिए टोकन्स ले रहे हैं। ये देखकर मालिनी के तो तोते उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये चमत्कार कैसे हो गया, और वो भी एक ही दिन में।
ये अक्षरा सच में जादुई किस्मत लेकर पैदा हुई है। सभी ग्राहकों को अक्षरा के हाथों के बने पिज्जा बहुत पसंद आते हैं और सभी उसकी जम के तारीफ करते हैं। अरे वाह, एकदम लाजवाब। ऐसा पिज्जा मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं खाया। सच में ऐसा टेस्ट एकदम कमाल का है। अगर इतना अच्छा पिज्जा बनाकर बेचोगे तो हमें इसकी लत लग जाएगी। हाँ वाकई में बहुत ही अमेजिंग पिज्जा है और टेस्ट का तो कोई तोड़ ही नहीं है। माइंड ब्लोइंग। मुझे तो और एक और चीज वाला पिज्जा दे दो। जी ठीक है, अभी देती हूँ। अक्षरा के पिज्जा ढाबा की सफलता देखकर मालिनी को बहुत गुस्सा आता है। उससे अक्षरा और रंजन की खुशियां देखी नहीं जाती। नहीं, ये अक्षरा और देवर जी इतने खुश नहीं रह सकते। मेरे होते हुए तो हरगिज नहीं। कुछ ना कुछ तो करना होगा मालिनी। तू यूं हार मान कर बिल में छुप के नहीं बैठ सकती। अब तो बस एक ही रास्ता है, इस अक्षरा का ही हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटाने का। उसके बाद ही सब ठीक होगा और मेरे दिल में उसे रोज ना देखकर आग भी नहीं लगेगी। अगले दिन अक्षरा बाजार से पिज्जा ढाबा के लिए लगने वाला थोड़ा सामान खरीद कर ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही होती है। तभी अचानक से ऑटो ड्राइवर ऑटो रोक देता है क्योंकि आगे बहुत भीड़ होती है। तभी अक्षरा ऑटो रिक्शा के बाहर निकलकर उस भीड़ के करीब जाती है और तभी वो शिवांश को रास्ते में देख चौंक जाती है। शिवांश! अक्षरा तुरंत शिवांश को हॉस्पिटल ले जाती है और वहीं घर पर क्रूर मालिनी अक्षरा के खिलाफ साजिश रचती है। वो उसके कमरे में घुसकर पूरे फर्श पर करंट फैला देती है। अब देखना, जब अक्षरा रानी यहाँ पर अपने कमरे में पहला कदम रखेंगी, वही कदम उसकी जिंदगी का आखिरी कदम बन जाएगा। तभी अचानक से मालिनी की पड़ोसन जमुना आकर चिल्लाने लगती है। अरे मालिनी, मालिनी, अरे बाहर तो आ मालिनी। अरे कौन सी आफत आ गई अब चुड़ैल कहेगी। काहे को इतना तेज बज रही है भोंपू की तरह? कोई मर गया है क्या? अरे मालिनी, तेरा बेटा शिवांश बीच सड़क पर बेहोश पड़ा था। वो तो शुक्र है तेरी देवरानी अक्षरा का जिसने उसे बचाया और अस्पताल ले गई। क्या? ये तो क्या कह रही है जमुना? मेरा मेरा शिवांश, मेरा शिवू। मालिनी देखती है कि शिवांश उसके पास रंजन के साथ आ रहा है। भाभी, शिवांश का ध्यान रखिए। डिहाइड्रेशन के कारण इसे बीच रास्ते में चक्कर आ गई और ये बेहोश हो गया। वो तो अक्षरा इसे सही समय पर हॉस्पिटल ले गई, वरना डॉक्टर तो कह रहे थे कि अगर जरा सी भी देरी होती तो सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती। रंजन शिवांश को मालिनी के पास छोड़कर चला जाता है और मालिनी की आंखें भर आती हैं। उसने अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अक्षरा के पास भागती है और वो उसके कमरे में जाने से पहले ही वो करंट हटा देती है और उससे माफी मांगती है। माफ कर दो अक्षरा, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज तुमने मेरी बुराई को मेरी ममता के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। एक अच्छी चाची बनकर तुमने मेरे बेटे को बचाया। क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? क्या हम दोनों देवरानी जेठानी एक साथ तुम्हारे पिज्जा ढाबा को चला सकते हैं? हाँ मालिनी दीदी, बिल्कुल। मालिनी और अक्षरा दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं और भावुक होकर रोती हैं। इस तरह उन दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मालिनी सुधर जाती है और दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर ढाबा चलाने लगते हैं और सब लोग अब घर में एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।